इस वीडियो में हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोर से पहले जो उसके टीचर रदरफर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसमें से क्या प्रॉब्लम्स थी कि जिन्हें ठीक करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हम क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बोर के एटॉमिक मॉडल का सबसे मेन कंपोनेंट था। इसीलिए बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर सबके बाद हम बोर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसका एटॉमिक मॉडल क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स पर बेस करता था। जिस दौर में रदरफर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, उस वक्त साइंटिफिक वर्ल्ड में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स ही थी। वैसे तो क्लासिकल फिजिक्स बहुत से फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, लेकिन जैसे जैसे हम एटम की तरह की इंतहाई छोटी चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मसलन अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के साथ एटम को एक्सप्लेन करें, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, तो लाजमी तौर पर एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो आहिस्ता-आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। और एक वक़्त ऐसा आएगा जब उसकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी और फिर वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फ़ॉल कर जाएगा, जिससे एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह सकेगा। और यही रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को रदरफर्ड के ही एक स्टूडेंट नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के साथ सॉल्व किया। लेकिन इससे पहले कि हम नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करें, हम पहले क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। और उसे समझने के लिए हमें अंडे सेल करना पड़ेंगे। हम इन अंडों को 2 तरह से सेल कर सकते हैं। एक तो ये कि कोई हमसे जितने भी अंडे माँगे हम उसे उतने ही अंडे दे दें। मसलन कस्टमर चाहे 5 अंडे माँगे, 14 अंडे माँगे या 19 अंडे माँगे, हम उसे उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उतना ही अंडे दे दें। अगर हम इस तरह से अंडे सेल करें, तो हम इन अंडों को नॉन क्वांटाइज्ड तरीके से सेल कर रहे होंगे। लेकिन अंडों को सेल करने का दूसरा तरीका ये है कि हम उनको 16 अंडों के पैकेट्स या जैसे हमारा दिल करे, उतने अंडों के पैकेट्स में सेल करें। मसलन अगर कोई 16 अंडे माँगे तो हम उसे 1 पैकेट दे देंगे। अगर कोई 32 अंडे माँगे तो हम उसे 2 पैकेट्स दे देंगे। 48 अंडे माँगे तो हम उसको 3 पैकेट्स दे देंगे। लेकिन लेट्स से कि कोई कस्टमर हमसे 52 अंडे डिमांड करता है। क्योंकि हम इन अंडों को सिर्फ पैकेट्स में ही सेल कर सकते हैं, तो हम उसकी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि या तो तुम 48 अंडे लेकर अपना काम चला लो और या फिर 64 अंडे ले लो। हम पैकेट्स के अलावा अंडे सेल नहीं कर सकते। और अगर हम इस तरह से अंडे सेल करेंगे तो हम क्वांटाइज तरीके से अंडे सेल कर रहे होंगे और एक पैकेट को हम एक क्वांटम ऑफ एग कहेंगे। यानी अगर हम स्पेसिफिक अमाउंट के पैकेट्स में अंडों को सेल करेंगे, तो हम क्वांटाइज्ड वे में इन्हें सेल कर रहे होंगे। और अगर हम ऐसे ही बगैर किसी स्पेसिफिक अमाउंट में इन्हें सेल करें, तो हम नॉन क्वांटाइज तरीके से इन्हें सेल कर रहे होंगे। और इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को भी लें, तो इस ग्लास में जो पानी है वो नॉन क्वांटाइज्ड है, क्योंकि हम इसमें से अपनी मर्जी से जितनी मर्जी अमाउंट में पानी को निकाल सकते हैं। लेकिन इससे ऑपोजिट आइस क्यूब्स पानी की क्वांटाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि हर आइस क्यूब में एक स्पेसिफिक अमाउंट में पानी फ्रीज हुआ हुआ है। और जब हम आइस क्यूब्स को निकालेंगे तो हम असल में वाटर की एक स्पेसिफिक अमाउंट के पैकेट्स को निकाल रहे होंगे और इसीलिए हम इसे क्वांटाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं। और अब जबकि हमने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट समझ लिया है, तो हम बोर के एटॉमिक मॉडल की तरफ चलते हैं। तो 1913 में नील्स बोर ने अपने टीचर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो प्रॉब्लम्स थी, उनको आंसर किया। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने मैक्स प्लंक की क्वांटाइज्ड एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ किया, जो कि उस वक्त काफ़ी नया कंसेप्ट था। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत से फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा था और इसीलिए बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बोहर ने 2 पोस्टुलेट्स के ऊपर अपना एटॉमिक मॉडल एस्टेब्लिश किया। इनमें से पहला पोस्टुलेट तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ सर्कुलर रास्तों में ही मूव कर सकते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक रेडियस और एनर्जी होती है। इन रास्तों को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया। फिर दूसरा पोस्टुलेट जो था वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की प्रॉब्लम्स को दूर करता था। और वो ये था कि जब कभी इलेक्ट्रॉन्स एक खास ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही उसको रिलीज करेंगे, बल्कि उनकी एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। और फिर उसकी ये एनर्जी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक वो उस ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में ना चला जाए। जैसे ही वो किसी और ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा होगी। ये बोर के एटॉमिक मॉडल के 2 पोस्टुलेट्स थे। और अब हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं, जिनका रेडियस और एनर्जी फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और फिर जो ये रेड कलर के रीजन्स हैं, इन्हें हम फॉरबिडन रीजन्स कहते हैं, क्योंकि इन रीजन्स में मूव करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इन रीजन में रिवॉल्व नहीं करते। इसके अलावा ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्पेसिफिक होती है। इसीलिए हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इन ऑर्बिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। मसलन न्यूक्लियस के सबसे करीब वाले शेल को हम के शेल कहते हैं, फिर उससे नेक्स्ट शेल को हम एल शेल कहते हैं, फिर उसके बाद वाले शेल को हम एम शेल कहते हैं और फिर इसी तरह सो ऑन।
इसके अलावा इन शेल्स को हम नंबर्स के ज़रिए भी डिनोट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले वाले शेल का नंबर 1 होगा, उसके बाद वाले का 2 और इस तरह आगे तक। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएँगे, उनकी एनर्जी भी वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी। और अगर आपको फिज़िक्स की क्लास में पढ़ाई गई एनर्जी की टाइप्स के बारे में पता है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की। मसलन अगर हम इन शेल्स को एनर्जी के हिसाब से अरेंज करें, तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे नीचे के शेल होगा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। फिर उससे ऊपर एल शेल होगा, उससे ऊपर एम शेल और इसी तरह जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाएँगे, उनकी एनर्जी वैसे-वैसे ही इंक्रीज़ होती रहेगी। ये बोह्र के एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट था और अब हम सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं, जो कि इस एटॉमिक मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। तो बोह्र के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे, तो वो कोई एनर्जी रिलीज़ या अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। ऐसा वो सिर्फ तभी करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करें। लेकिन फिर क्वेश्चन ये होता है कि किन सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और किन सिचुएशन में रिलीज़। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो उसे उस हायर एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के इस ऑर्बिट जंपिंग के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 2 तरह की होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब्सॉर्ब करने और हायर ऑर्बिट में जंप करने को हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस कहते हैं या सिंपल एक्साइटेशन भी बोलते हैं। और फिर एनर्जी का रिलीज करने के बाद लोअर ऑर्बिट में जंप करने को हम इलेक्ट्रॉनिक रिलैक्सेशन कहते हैं या सिंपली रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, वो उसे सिर्फ क्वांटाइज तरीके से अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट के एनर्जी पैकेट्स के अंदर। मसलन लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे ही उसके पास कहीं बाहर से रिक्वायर्ड क्वांटम की एनर्जी मिलेगी, तो वो उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और एनर्जी के एब्ज़ॉर्ब होते ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और वो सेकंड शेल यानी एल शेल में जंप कर लेगा। और इसी तरह एल शेल में रिवॉल्व करते-करते अगर उसके पास कहीं से दोबारा इतने क्वांटम की एनर्जी आती है कि वो एल शेल से ऊपर वाली शेल में जंप करे, तो वो इलेक्ट्रॉन उसे भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उस एनर्जी के एब्ज़ॉर्ब होते ही वो इलेक्ट्रॉन एम शेल में जंप कर जाएगा। तो ये तो पहला केस था, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। सेकंड केस ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसने एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया है, वो उसे रिलीज़ करके लोअर ऑर्बिट में चला जाए। तो जितनी एनर्जी उसने एल से एम शेल में जंप करने के लिए एब्ज़ॉर्ब की थी, वो उसे रिलीज़ करेगा और दोबारा एल शेल में जंप कर लेगा। और फिर इसी तरह जितना एनर्जी डिफरेंस एल और के शेल में है, उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा और दोबारा के शेल में जंप कर लेगा। और अब जबकि हमने बोर के एटॉमिक मॉडल के दोनों पोस्टुलेट समझ लिए हैं, तो हम एक दफ़ा बोर के क्वांटम एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड के क्लासिकल मॉडल से कंपेयर कर लेते हैं, ताकि हम इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लें। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस करता था और बोहर का एटॉमिक मॉडल न्यू क्वांटम थ्योरी पर बेस करता था, जो कि एटम्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही थी। इसके अलावा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं था, जबकि बोर का एटॉमिक मॉडल मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए काफ़ी स्टेबल था। यानी अगर हम एक और एग्जांपल से इसे समझें, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन इस स्लाइड की तरह मूव कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। लेकिन बोर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी की इन स्टेट्स पर मूव कर रहे हैं, जो सिर्फ तभी स्टेट में ऊपर या नीचे जाएंगे जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेंगे। और यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का एंड होता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को सिंपल और बेसिक रखने की कोशिश की है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने बोर के एटॉमिक मॉडल की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं की। और इसके अलावा यह एटॉमिक मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम बाद में आने वाली कुछ एडवांस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।